नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उनकी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर हुई। देर रात सीएम धामी उत्तराखंड पर महापरिषद के एक कार्यक्रम में भी शरीक हुए। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के सहयोग से दोनों राज्यों के बीच संपत्तियों के निपटारे के लिए सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि दोनों राज्य के परस्पर सहयोग आगे भी जारी रहेंगे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही से खास बातचीत भी की। सुनिए। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में पहुंचे पुष्कर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ हैं। और आइए बात करते हुए हम आगे निकलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सर, उत्तराखंड का एक छोटा सा हिस्सा लखनऊ में भी बसता है। आपका लखनऊ से भी रिश्ता रहा है। पहली बार जब आप आए थे तो आपने वो घोषणा की थी यहाँ पे एक हॉल बनवाने की। आज वो हॉल बना है, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, आज मुझे बेहद अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर कि जिसका हम लोगों ने एक तरह से मैं कहूँ कि शुरुआत हो रही थी और उस समय में मुझे भी मेरे मन में भी अभिलाषा थे कि जल्दी ये सभागार बनकर तैयार हो। और मोहन सिंह बिष्ट जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने हमेशा जो प्रवासी लोग हैं, जो यहाँ पर उत्तराखंड के लोग हैं, उन सभी का संगठन बनाकर तमाम प्रकार के सामाजिक कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज ये सभागार बनकर तैयार हो गया, इसका लोकार्पण हो गया। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि यहाँ का समाज हमेशा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए आगे बढ़कर काम करने वाला समाज है और इसके बन जाने से निश्चित रूप से यहाँ पर लोग एकत्र होकर इस पर अपने कार्यक्रम करेंगे। उत्तराखंड से दोनों के रिश्ते रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के और आपके। आप दोनों लोगों के सहयोग से जो संपत्तियों के बंटवारे का हिस्सा था वो बड़े ही अच्छी तरीके से निपट गया। क्या कुछ आगे भी प्लान हुआ है, चूंकि आज आप मुख्यमंत्री से मिलकर आए? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पहले तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने जो 21-22 सालों से लंबित मामले थे परिसंपत्तियों के, उनका जो है काफ़ी सारा जो काम है, काफ़ी सारा उसका जो हमारे उत्तराखंड को मिलना था या यहाँ उत्तर प्रदेश आना था, उसका ठीक प्रकार से उन्होंने मतलब मैं कहूँ कि उस मामले को सुलझ गया है। पहले उलझा हुआ मामला था और अभी कुछ मामले रह गए हैं। उन्होंने माननीय योगी जी ने कहा है कि वो जल्दी ही उसको भी जो है उसका भी वो ठीक हो जाएगा, उसको भी निपटा देंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपका रिश्ता रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, एनडी हॉस्टल में आप रहे हैं, तो हॉस्टल के लोग आपसे बातचीत करते हुए इस बीच में बोल भी रहे हैं। तो ये लखनऊ आने पे क्या वो हॉस्टल याद आ रहा है? इस बार भी जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से लखनऊ को जो है कि ऐसा है कि यहाँ बचपन हम लोगों का बीता है और मैं कहूँ कि विद्यार्थी जीवन में तमाम विद्यार्थी परिषद के नाते और छात्रों के बीच में काम करते हुए तमाम चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली हैं और ये हम लोगों की पहली पाठशाला है, इसलिए हमेशा जेहन में रहेगी, हमेशा ताउम्र रहेगी। आपके कार्यक्रम को लेके आखिरी सवाल, आपके कार्यक्रम को लेके कल का क्या कार्यक्रम? नहीं, कल मैं यहाँ रहने वाला हूँ और 1-2 कार्यक्रमों में जाऊँगा, उसके बाद फिर वापस आऊँगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। साफ कहना था कि जो बंटवारा हुआ है, पर संपत्तियों का बंटवारा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग की वजह से हुआ है और आगे भी कुछ अगर दिक्कतें रह गई हैं उन पर भी बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है जल्द ही वो संपत्तियों का या और भी जो समस्याएं हैं उनका भी निपटारा किया जाएगा और ये सहयोग की जो बात है वो बरकरार रहेगी। साथ ही उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय को भी याद किया, उन दिनों को भी याद किया जब वो लखनऊ में रहते थे। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ में उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर मोहन सिंह बिष्ट सभागार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने देश विदेश में रह रहे प्रवासी भाई बहन जो लोक संस्कृति के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनकी हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून के यूकेसीडीपी सभागार में कई एजेंडा बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग के सभी उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव से बैठक में सहकारिता विभाग की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सहकारिता विभाग के स्टाफिंग पैटर्न की मौजूदा हालात पर समीक्षा के साथ ही सहकारी समितियों में स्टाफिंग पैटर्न की भी समीक्षा की गई। आप सबको पता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में पहली बार पारदर्शी नियुक्ति हुई है और आज भी हमने निर्णय किया है कि जितनी वैकेंसियां खाली हैं कोऑपरेटिव में वो IBPS से उनकी परीक्षा कराई जाएगी और मैं कह सकता हूं कि भारतवर्ष के इतिहास में सबसे पारदर्शी नियुक्तियां कहीं हुई तो उत्तराखंड।
उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि कार्य समिति में कई राजनीतिक प्रस्ताव भी पास हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा लक्ष्य पार्टी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने का है। उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। हमारा टारगेट एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता चुनाव जीतना हमारा टारगेट होता है और हम आने वाले लोकसभा को, लोकल बॉडी के चुनाव को भारी बहुमत से जीतेंगे। ऐसा हमारे सारे कार्यकर्ताओं में जोश भी दिखाई दिया और संकल्प भी लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। निकाय चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है, दोनों के लिए अलग से या कुछ रणनीति तैयार हो पाई? अभी पहले हम गठन कर रहे हैं, मंडल अध्यक्षों की घोषणा हो गई है, मंडल की कमेटियां बनेंगी, फिर योजना बन के ऊपर से जाएगी और नीचे तक कार्यकारिणियों के अंदर वो प्रस्ताव पास होंगे और वो आगे कार्यक्रम जैसे जैसे आएंगे वो काम करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है सर, आज उसका समापन हो गया है, किस रूप में देखेंगे? चुनौती मानते हैं क्या? कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती, राहुल गांधी कोई चुनौती नहीं है। कौन सा भारत जोड़ने गए थे कश्मीर के अंदर? क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जोड़ लिया? जो प्रधानमंत्री की जिद में जवाहरलाल नेहरू जी ने पाकिस्तान हमसे अलग कर लिया, उसको भारत को जोड़ लिया है क्या? ये तो अपनी कांग्रेस को जोड़ने के लिए और एक माँ की जिद थी कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने, वो सपने को साकार करने के लिए काम कर रहे थे। बिल्कुल ये थे। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का 65वां जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मसूरी विधानसभा क्षेत्र के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघरों में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की लंबी उम्र और स्वास्थ्य जीवन के लिए कामना की जा रही है। गणेश जोशी जी जो मेरे पिताजी हैं, उनका भी हमेशा से मानना है कि जन्मदिन या कोई भी खुशी जो है वो परिवार के साथ मनाई जाती है और जितने भी लोग आज यहाँ पर देख रहे हैं ये सब हमारा परिवार है। इन्हीं के आशीर्वाद से वो 4 बार विधायक बने, इन्हीं के आशीर्वाद से वो कैबिनेट मंत्री बने। तो जाहिर है कि जन्मदिन जैसा जो खुशी का दिन होता है वो इनके बीच में मनाना चाहिए और ये एक धन्यवाद करने का भी अवसर मिलता है। देखिए, एक नेता को जब लोग वोट देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उस नेता को मिलती हैं, मंत्री पद जैसा ऊंचा पद मिलता है, लेकिन बहुत कम मौके आते हैं जब वो नेता धन्यवाद कर पाता है अपनी जनता को, अपने उन भाई बहनों को जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। तो एक धन्यवाद करने का आज मौका मिला है हम लोगों को। तो आज हम कंबल वितरण हमने किया, स्कूलों में हमने जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको स्वेटरें दी, उनको नोटबुक्स दी और इसी तरह सबके साथ ये खुशी बांटी। आज बड़ा खुशी का दिन है कि मसूरी के लोकप्रिय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का जन्मदिन है और उनका सदैव प्रयास रहा है कि वो अपना जन्मदिन गरीबों के साथ मनाएं और आज सुबह से ही हर जगह मंदिर, गुरुद्वारों, हर जगह पूजा पाठ चल रही है सुबह से और हमने नाग मंदिर में भी पूजा पाठ करवाई है और साथ में लगभग जो अभी स्कूल करंट में खुले हैं मसूरी विधानसभा के, उनके 40 स्कूलों में आज ड्रेस, किताबें, फूड पैकेट, प्रोटीन पैकेट सब बांटे गए हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में कंबल वितरण किया जा रहा है और साथ में जैसे ही मसूरी के स्कूल भी खुलेंगे तो यहाँ भी स्वेटर वितरण का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं पहले तो माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ, बाबा केदार से उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ कि हमें गर्व है, हम ऐसा नेता के साथ काम करते हैं जो होटलों में पार्टी ना करके अपने जनता के बीच में उनके सुख दुख के साथ उनकी चीजों को ख्याल रखते हुए जन्मदिन मनाते हैं। चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने जोशीमठ में हो रहे भूदसाब को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा को लेकर सरकार गंभीर है। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिसको लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई है। देखिए, जोशीमठ के लिए अब लगभग सर्वे का काम पूरा हो गया है और उसके एक हाई पावर कमेटी की बैठक होगी। अब इसका ड्राफ्ट जो है कैबिनेट में आएगा और उसमें तय किया जाएगा कि विस्थापन के लिए क्या क्या जो है हमको करना है और वहाँ के लोगों से पूछ के उसके हिसाब से फिर उनका विस्थापन किया जाएगा। हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में कुमाऊं कमिश्नर द्वारा की गई छापेमारी के दौरान अवैध अतिक्रमण तत्काल ध्वस्त किए जाने के निर्देश के बाद मौके पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का स्थानीय लोगों द्वारा भारी विरोध कर हंगामा काटा गया, जिसके बाद पुलिस को लाठी फटकार कर भागना पड़ा। लिहाजा नगर निगम ने 5 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कल मुझे सूचना प्राप्त हुई कि लाइन नंबर 8 में और 16 में कुछ इस तरह के निर्माण हो रहे हैं जो व्यावसायिक नेचर के हैं, जिन पे शटर भी लगा हुआ है, जिन्होंने बेसमेंट को खोद के अवैध खनन की सामग्री को भी बेच डाला है। इसको देखते हुए तत्काल में और आईजी साहब मौके पे पहुंचे थे, पुलिस और इनकी प्राधिकरण और निगम की टीम भी थी। तो पहली बात तो ये, इसमें निगम की भूमिका और प्राधिकरण की भूमिका भी मुझे थोड़ा संदिग्ध लगी,
क्योंकि 4 मंजिल की बिल्डिंग बन जाए और ये पता ही तब चले जब 4 मंजिल की बिल्डिंग हो, और वो भी किसी और माध्यम से पता चले, ये उचित नहीं है। क्योंकि पिछले लगातार 7-8 महीने से आप देख रहे हैं कि सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण कहीं भी हो, इसको गंभीरता से लिया जा रहा है, और विशेषकर जब वो कमर्शियल नेचर का है तो और भी गंभीरता से लेना चाहिए। और जहाँ पे खनन की सामग्री भी चोर ली गई हो तो मैटर सीरियस हो जाता है। तो इसमें एक तो प्राधिकरण और नगर निगम दोनों से मैंने स्पष्टीकरण मांगा है कि वो ये बताएं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आखिर अगर नजूल भूमि आपके प्रबंधन में है तो रोज़ उसका देखरेख करना और रखरखाव करना आप ही की जिम्मेदारी है। सिमिलरली अगर कोई अवैध निर्माण बनता है तो इसकी निगरानी हल्द्वानी इतना बड़ा नहीं है कि देखी नहीं जा सके, आराम से कुछ अवैध निर्माण जो है वो कराए जा रहे हैं, और उसके बाद में कुछ जो है अवैध खनन भी कराया जा रहा है। जो है तुम्हारे बेसमेंट है वहाँ पर जो बोल्डर्स वगैरह है वो भी वहाँ से खनन करके बेचे जा रहे हैं। तो उसके आधार पर जो है गोपनीय सूचना के आधार पर कल वहाँ पे रेड करी गई, तो उसमें पाया गया कि जो है बिना अनुमति के जो है अवैध निर्माण की कार्रवाई वहाँ चल रही थी, बिना और बड़े स्तर पे हो रही थी। और वहाँ पर वो देखा गया कि बेसमेंट में जो है बोल्डर्स और जो रोबल्स है वो भी खोद के वहाँ से निकाले जा रहे हैं, जो कि एक काफ़ी जो है गंभीर मसला था, क्योंकि वहाँ पे घनी आबादी है। तो कहीं जो है बिल्डिंग जो है बिना मानक के वो खतरा हो के कहीं जनहानि भी हो सकती थी। तो उस आधार पे जो है तत्काल जो है उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उस कार्रवाई की आड़ में जो है कई लोगों ने वहाँ थोड़ा अराजकता का माहौल किया, तो उस पर जो है पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जो है उसमें मुकदमा दर्ज किया है गंभीर धाराओं में, जिसमें जो है चोरी, बलवा और जो है वो अन्य धाराएं भी उसमें सरकारी कार्य में बाधा, आपदा, कई धाराएं उसमें लगी है, जिसमें 200 के खिलाफ जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ नामजद किया है। 3 लोगों के नाम इसमें सामने आए प्रकाश में, बाकी जो है सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस देख रही है। राज्य में लगातार हो रहे पेपर लीक मामले को लेकर उत्तराखंड युवा एकता मंच की ओर से मंगलवार को चलो गोलजीव दरबार न्याय यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के जरिए युवा घोड़ाखाल मंदिर पहुंचेंगे और न्याय के देवता गोलजीव के समक्ष अर्जी लगाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। पेपर लीक और महिला उत्पीड़न के दोषियों को सजा देंगे और जोशीमठ भूरसाव में पीड़ितों के साथ न्याय करने के लिए गोलजीव महाराज से प्रार्थना करते हुए अर्जी लगाई जाएगी। इस यात्रा में विभिन्न दलों के लोग समेत सैकड़ों युवा शामिल रहे। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए युवाओं ने कहा कि अब सरकार के काले कारनामों का घड़ा भर चुका है। अब इस प्रदेश की कमान युवा संभालेंगे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ भ्रष्ट सरकार को सबक सिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य में मौसम लगातार बदल रहा है और जिसके चलते अब अस्पतालों में भी लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। मौसम बदलते ही बीमारियां भी बढ़ती हैं और वहीं इसका असर बच्चों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ अशोक कुमार ने बताया कि जिस तरीके से मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है उसके चलते बच्चों में सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारी अधिक बढ़ गई है। लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ एक वायरल है और जब मौसम बदलता है तो इस तरह की बीमारियां लगातार देखने को मिलती हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में बच्चे की बीमारी को पहचानने के लिए उसके अंदर जो लक्षण दिखते हैं वो भी काफ़ी मायने रखते हैं। अभी जो है मौसम चेंज होने की वजह से बच्चों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सांस की आती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उसमें ठंडी हवा जब नाक के थ्रू फेफड़े में जाती है तो उसके वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। तो बच्चों में कई बार फेफड़े में भी इन्फेक्शन हो सकता है, कई बार सर्दी, खांसी, जुकाम भी होता है। तो जस्ट इसमें यह है कि निमोनिया और सबसे ज़्यादा जो आते हैं बच्चे ज़्यादा बहुत सीरियस आते हैं तो निमोनिया होता है। अस्थमा वाले बच्चे को इसमें होता है कि जैसे ही उनको नेबुलाइजेशन बार बार ऐसा हो सकता है कि भाप दिलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 2 चीज़ें हैं कि सांस, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो सांस की होती है। दूसरी होती है पेट की। कई बार डायरिया वाले भी ठंड की वजह से डायरिया भी होता है बच्चों में, तो वायरल डायरिया होने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें जस्ट आपको यही करना है कि बच्चे को ज़्यादा ठंड में बाहर नहीं निकालना है। जब भी आप स्कूल वगैरह या बाहर निकालते हैं तो कपड़े पहना के अच्छे से, टोपी, कैप वगैरह लगाइए, हाथ में दस्ताने पहनाएं, जरूरी है। लक्सर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी भर्ती सेंटर चलाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 शातिर अपराधियों को धर दबोचा है, जिनके पास से पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र, 60,000 की नकदी, 6 मोबाइल फोन, कई कंप्यूटर, प्रिंटर और कई शैक्षणिक प्रमाण पत्र जब्त किए हैं। पुलिस की माने तो ये लोग नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी किया करते थे।
जैतपुर में जो है सूचना मिल रही थी कि वहाँ एक फर्जी जो है एम्प्लॉयमेंट का सेंटर खोलकर और युवाओं को, आसपास के युवाओं को ठगा जा रहा है। इस सूचना पर जो है जब शिकायत आई थी तो उसकी जांच करते हुए उसमें मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद ये पता चला कि इसमें करीब पूरा एक मोडस ऑपरेंडी जो पूरा एक बनाकर गैंग लगातार संचालित हो रहा था, जिसमें सरकारी नौकरियाँ देने के लिए बाकायदा ट्रस्ट बनाई गई थी और विभिन्न समाचार पत्रों में उस ट्रस्ट का नाम देकर नौकरी के लिए प्रलोभन देने के लिए उसमें प्रकाशित भी किया गया था, जिसको पढ़ने के बाद युवा लोग उसने उस नंबरों पर संपर्क किया। एक छोटा कार्यालय भी यहाँ पर कनखल क्षेत्र में खोला गया था, जहाँ पर युवाओं की स्क्रीनिंग और उनसे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते थे। और बाकायदा इंटरव्यू के लिए लखनऊ में एक होटल बुक था, जहाँ पर उनका ब्रांच ऑफिस बनाया गया था, जहाँ पर उनसे 5 से 8 लाख रुपए लेकर उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। बात देहरादून की, जहां पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने 31 जनवरी की रात 12 बजे के बाद से हड़ताल की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगें अगर पूरी नहीं की जाती तो हड़ताल की जाएगी। इसी को देखते हुए देहरादून में परिवहन के अधिकारियों ने एक बैठक की, जिसमें हड़ताल के दौरान लोगों की परेशानियों को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने चेतावनी दी है, मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल किए जाने की बात कही है। परिवहन निगम के ऐसा संज्ञान में आया, परिवहन निगम के कर्मचारी लोग हड़ताल पर हैं और 31 जनवरी से रात्रि से चक्का जाम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों की पूरी तैयारी है और हमने 3 क्षेत्र बांटे हुए हैं, एक पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र, तीसरा अदर राज्यों में जाने वाले। उनके लिए हमने पर्याप्त बसों की व्यवस्था कर रखी है। किसी भी दशा में आम जनता को बस के लिए परेशान या आने जाने के लिए परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वनों में आग की रोकथाम के लिए जरूरत पड़ने पर सेना और अर्धसैनिक बलों का भी सहयोग किया जाएगा। उत्तराखंड शासन की ओर से इस संबंध में सभी डीएम को आदेश जारी किए गए हैं। आग की रोकथाम के लिए जिला, ब्लॉक और वन पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वनों में आग की रोकथाम के लिए जरूरत पड़ने पर सेना और अर्धसैनिक बलों का सहयोग किया जाएगा। और इसके साथ ही शासन की ओर से इस संबंध में डीएम को आदेश जारी किए गए। अब बात देहरादून की होगी, जहां पर रेंजर्स ग्राउंड में बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंड, डिस्प्ले, ड्रोन शो, साउंड और लाइट शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शामिल हुए। स्टंट राइडिंग और रैश ड्राइविंग करने वाले लोगों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। देहरादून एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे लगातार ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं जो तेज रफ्तार के साथ स्टंट करते हुए खुद और बाकी लोगों की जान को खतरे में डालकर शहर में घूम रहे हैं। हमने ये जब सोशल मीडिया एनालिसिस कर रहे थे तो बहुत बार देखा, छुट्टी के दिन या मॉर्निंग टाइम में, दोपहर के टाइम में ये लोग कुछ विशिष्ट रोड से हरिद्वार रोड हाईवे हो गया, टिहरी की तरफ या चक्राता रोड की तरफ जाते हैं। तो हमने इन्हीं को और कुछ बहुत अन्य लोगों के माध्यम से भी कुछ पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे ये स्टंट राइडिंग वगैरह करते हैं। तो इसी के तहत कुछ ट्रैफिक पुलिस सिविल कपड़ों में या कुछ वॉचर्स हमने रखे गए थे, उनके द्वारा सूचना दी गई और पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, उसकी वीडियोग्राफी भी की गई और स्टंट करते हुए पकड़ने के बाद इन पर कार्रवाई हुई। बात जोशीमठ की, जहां पर ओली में बर्फबारी के बीच जमकर पर्यटक झूमे। सोमवार को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। ओली की खूबसूरत वादियां बर्फ से सराबोर नजर आईं।
बर्फबारी के चलते ओली पर्यटकों से गुलजार नजर आई। बर्फबारी के बाद खेलों को लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आया। होली में बर्फबारी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ से तस्वीर है जहां पर बर्फबारी में जमकर झूम उठे पर्यटक। अपर बॉडी ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। बीते कई दिनों से बदलते मौसम के मिजाज के बीच मुनस्यारी में झमाझम बारिश देखने को मिली। शाम ढलते ही मुनस्यारी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने लगी। जैसे हेमनगरी मुनस्यारी में झमाझम बारिश के साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। साथ ही खलिया टाप, खलिया द्वार, इको पार्क में हुई बर्फबारी से मुनस्यारी पहुंचे पर्यटकों में खुशी साफ नजर आ रही। खबर हल्द्वानी से जहां पर आरटीओ संदीप सैनी रुद्रपुर आरटीओ कार्यालय के निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के हर एक पटल की जानकारी ली और लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। आरटीओ सैनी ने कार्यालय के बाहर खड़े हुए लोगों से पूछताछ की। उन्होंने सड़क के किनारे खड़ी कार की तलाशी भी ली। इस दौरान कार से भारी मात्रा में लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बरामद की गई। आरटीओ संदीप सैनी ने निरीक्षण किया है। तस्वीर आपको बता रहे हैं हल्द्वानी से खबर, जहां पर आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया गया। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपनी धार्मिक यात्रा को लेकर उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां लगातार मंदिर और आश्रमों में दर्शन के लिए जा रहे हैं। सोमवार की शाम करीब 5 बजे विराट कोहली, अनुष्का और बेटी वामिका संग ऋषिकेश के दयानंद आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचकर स्वामी दयानंद की मूर्ति पर माथा टेका और आशीर्वाद उन्होंने लिया। मंगलवार की सुबह विराट मॉर्निंग वॉक पर भी निकले और उसके बाद योग और नाश्ता करने के बाद कुछ घंटे ध्यान में रहे। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार भी उनसे मिलने पहुंचे और हिमालय अस्पताल के कुलपति डॉक्टर विजय धसमाना ने विराट को स्वामी राम की जीवनी पुस्तक भेंट की। तो वहीं आश्रम में आयोजित एक भंडारे में उन्होंने साधु संतों के भोजन के बाद उनको हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हमारी पूरी तैयारी है सुरक्षा की। जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, हर तरह से जो भी मेहमान आने वाले हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा और पुलिस की ओर से विशेषकर सुरक्षा और ट्रैफिक उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। हमारी पूरी तैयारी सुरक्षा नहीं, मैंने बेसिकली जो स्वामी राम जी की 2 पुस्तकें हैं, एक तो उनकी जीवनी है जो लिविंग विद हिमालयन मास्टर, और एक दूसरी पुस्तक है मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस। वो 2 पुस्तकें मैंने उनको दी हैं और अनुरोध किया कि कभी मौका मिलेगा तो जो है जॉली ग्रांट में आएंगे। और बड़े बड़े प्रेम से, मतलब नहीं लगा कि इतना बड़ा आदमी, नेशनल फेम का आदमी इतना सहज स्वभाव से मिलेगा। ऐसे बड़े प्रेम से और बड़े सहज स्वभाव से हमारा बातचीत हुई, मुलाकात। और उसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।